इस कहानी की शुरुआत में हमें एक स्पेस क्राफ्ट को दिखाया जाता है जो कहीं से लौट रहा होता है, लेकिन वह अपना रास्ता बदल लेता है क्योंकि वहां उन्हें किसी अनजान प्लेनेट पर प्रकाश की रोशनी दिखाई देती है और उन्हें उस प्लेनेट पर यह जानना है कि वहां पर जीवन बिताना संभव है या नहीं। अब स्पेस क्राफ्ट टिकानी प्राइम नाम के ग्रह पर लैंड करता है जिसमें उनकी पूरी टीम होती है। एरिक जो एक रोबोट होता है वह मिट्टी के सैंपल को इकट्ठा कर रहा होता है। वहीं हमें स्पेस रेंजर बज को दिखाया जाता है जो एक जांच कर रहे होते हैं कि ग्रह उनके प्लेनेट से कितना अलग है। वो आगे बढ़ते हैं जहां बज की टीम मेंबर अलीशा होतोना जाती है जो बज की कमांडिंग ऑफिसर और सबसे अच्छी दोस्त थी। उस प्लेनेट पर कई पेड़ की डालियां होती है जिसे काटते हुए दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हैं। बज को नए स्पेस रेंजर पसंद नहीं होते इसीलिए वो कभी उनको साथ में नहीं लाते, परंतु बज के न चाहते हुए भी होतो नियम के अनुसार अपने साथ एक नए स्पेस रेंजर को ले आती है जिसका नाम फेदरिक होता है। बज नए स्पेस रेंजर को देखकर नाराज हो जाता है क्योंकि उसे नए स्पेस रेंजर नौसिखिए लगते हैं, पर होतोन के कहने पर बज फेदरिक्स को अपने साथ ले लेते हैं और उसे सूट के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सूट हमारी और हमारी दुनिया की रक्षा करता है, इसका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, अपने कदम कभी पीछे मत हटने देना। ये कहकर बज होतोन से बात कर रहा होता है कि अचानक जमीन के नीचे से कुछ पेड़ की डालियां बाहर आती है और रेंजर फेदरिक्स को खींचकर जमीन के नीचे ले जाती है। उसके बाद पेड़ की डालियां बज को पंच मारती हुई उसके लिपट जाती है और उसे भी जमीन के अंदर खींचने लगती है, मगर अलीशा होतोन अपने हथियार से डालियों काट देती है। इसके बाद वहाँ उड़ने वाले कीड़े भी आ जाते हैं, वो उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। यह देख बज और होतोन दोनों अपने शिप की तरफ भागने लगते हैं और अपने सूट में मौजूद एक बटन को दबाते हैं जिससे वो कुछ देर के लिए इनविजिबल हो जाते हैं, मगर वह ज्यादा देर तक गायब नहीं हो पाते और कीड़ों का सामना करते हुए अपने शिप में चले जाते हैं और उसे ऑन करने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से टर्निप शिप में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। होथोन उसे ठीक करने में लग जाती है और उसे कीड़ों से फाइट करने को कहती है। बज को ध्यान आता है कि फेदरिक्स भी उनके साथ आया हुआ था। इतने में फेदरिक्स बज को आवाज लगाता है क्योंकि उसे पेड़ की डालियों ने जकड़ रखा था। बज उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है, मगर उसे भी पेड़ की डालियों ने जकड़ लिया क्योंकि उसका हथियार नीचे गिर गया था। लेकिन होतोन अपना हथियार बज को दे देती है जिससे वह पेड़ की डालियों काट देता है और फेदरिक्स को उठाकर शिप में आ जाता है। होतोन शिप की पावर ऑन करने जाती है और बज कॉकपिट में आ जाता है जहां वो शिप के इंजन को ऑन करके उसे ऊपर उड़ाने लगता है, मगर डालियों के जकड़ने की वजह से वो शिप टेढ़ा हो गया था जिससे वो एक चट्टान से टकराने वाला होता है। फेदरिक्स बज को मदद करने को कहता है ताकि वो साथ में शिप को सीधा कर पाए, लेकिन बज को नौसिखिए पसंद नहीं होते इसीलिए वो मदद नहीं लेता, जिससे वो शिप पहाड़ से टकराकर दूर जाकर क्रैश हो जाता है। सभी हाइबरनेशन में सोए हुए लोगों को नीचे उतारा जाता है। बज को बहुत अफसोस होता है कि ऑटो पायलट की चेतावनी देने पर भी उसने शिप को आगे बढ़ाया और अब शिप के नीचे गिरने से हाइपर स्पीड क्रिस्टल पूरी तरह से टूट चुका था, जो एक हाई स्पीड ईंधन होता है जिसकी मदद से हाइपर स्पीड में शिप को उड़ाया जा सकता था, मगर अब क्रिस्टल टूटने की वजह से वो इस प्लेनेट पर फंस चुके थे। बज होतोन के सामने अपने आप को सरेंडर करता है। उसे इस बात का दुख है कि वह सब लोगों को अपने ग्रह पर नहीं ले जा सका। होतोन बज से कहती है कि हम इस ग्रह में मौजूद चीजों का इस्तेमाल करके नए क्रिस्टल बना लेंगे, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होता क्योंकि उसको बार बार टेस्ट करने की जरूरत होती है, जो कि एक बहुत कठिन कार्य होता है। फिर दिखाया जाता है कि 1 साल की कठिन मेहनत के बाद हाइपर स्पीड क्रिस्टल को बना लिया जाता है और अब उन्होंने वहाँ अपनी पूरी कॉलोनी बना ली थी। अब हाइपर स्पीड क्रिस्टल को टेस्ट करने की बारी होती है। इसके लिए बज पूरी तरीके से तैयार होते हैं। अब वो बेस पर आ जाते हैं। वहाँ एयरमैन डियाज होते हैं जो उन्हें एक्सेल 01 शिप तक ले जाते हैं। वहाँ एक रोबोट होता है जो बज को क्रिस्टल ईंधन देता है। इस प्रकार के ईंधन को कई तत्वों के मिश्रण से बनाया जाता है। अब बज अपने एक्सेल 01 शिप में क्रिस्टल ईंधन को लगा देते हैं और शिप में चढ़ जाते हैं। एयरमैन डियाज बज को ऑटो पायलट मशीन देता है जो बज को समय समय पर सही संकेत देती रहती है। अब बज 4 मिनट की उड़ान भरने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं और शिप को लॉन्च कर देते हैं। वो शिप में हाइपर स्पीड एक्टिवेट करने के लिए बटन दबाते हैं जिससे शिप तेजी से आगे बढ़ता जाता है। बस धीरे धीरे क्रिस्टल की पावर को बढ़ाते जाते हैं ताकि वो हाइपर स्पीड तक पहुंच सके, लेकिन उस क्रिस्टल का फॉर्मूला पूरी तरीके से ठीक नहीं था, इसीलिए हाइपर स्पीड तक पहुंचने से पहले ही क्रैक हो जाता है जिससे वो शिप रास्ता भटक जाता है, जिसकी
वजह से शिप टिकानी प्राइम के रिंग से दूर होता जा रहा था, मगर बज किसी तरह अपने दिमाग का यूज करके फ्यूल टैंक में ब्लास्ट करता है, जिससे वापस से रिंग की तरफ शिप को मोड़ देता है। मगर बज का मिशन फेल हो चुका था और अब वो वापस से टिकानी प्लेनेट के रनवे पर लैंड हो जाता है। लाइट ईयर बज जब नीचे आते हैं तो उन्हें यहाँ कुछ बदला सा लगता है, क्योंकि एयरमैन डियाज की उम्र बढ़ गई थी। इसीलिए उसे पूछते हैं कि ये सब क्या है, मैं कितने समय बाद आया हूँ। एयरमैन डियाज उनसे कहते हैं कि आप 4 साल 2 महीने और 3 दिन बाद यहाँ लौटे हो। इससे बज हैरान हो जाता है। इसके बाद बज होतोन के पास आते हैं और इन सब के बारे में पूछते हैं तो होतोन कहती है कि हम सब ने तुम्हारे आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, तुम काफी समय बाद आए हो, क्योंकि तुम जितना हाइपर स्पीड के करीब पहुँचते गए तुम्हारा समय उतना ही धीमा होता गया, इसीलिए तुमने स्पेस में सिर्फ 4 मिनट बिताए और हमने यहाँ कई साल। ये सब समय परिवर्तन के कारण हुआ है। कमांडर होतोन बज को आराम करने का ऑर्डर देती है, मगर बज को होतोन के हाथ में रिंग दिखाई देती है। बज के पूछने पर होतोन कहती है कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और वो दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कमरे में आकर बस देखते हैं कि होतोन ने उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए उसे एक कैट रोबोट गिफ्ट किया है। यह रोबोट कोई साधारण रोबोट नहीं बल्कि मल्टी टैलेंटेड रोबोट होता है, जिसका नाम सॉक्स होता है। बज बहुत थके हुए थे, इसीलिए वो सॉक्स को गुड नाइट कह के सो जाते हैं। बज को रात में वही सपना आता है जिससे उनकी गलती की वजह से उसके सभी साथी उस प्लेनेट पर फंस गए थे। इससे बज को नींद नहीं आती और वह सॉक्स को ईंधन की स्थिरता पर काम करने को कहते हैं। बज वहाँ से वापस एक बार फिर हाइपर स्पीड क्रिस्टल को टेस्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं। होतोन के मना करने पर बज उसे कहते हैं कि हम स्पेस रेंजर हैं, मिशन को पूरा करना हमारा दायित्व है। यह कहकर वो दूसरी उड़ान भर लेते हैं, मगर फिर भी मिशन असफल होता है और जब वह 4 साल बाद आते हैं तब तक होतोन प्रेग्नेंट हो जाती है। बज अपनी तीसरी उड़ान भरते हैं, लेकिन यह मिशन भी फेल हो जाता है। वह देखते हैं कि होतोन अब एक बच्चे की मां बन चुकी है। ऐसे अनेक प्रशिक्षणों के बाद वो अपने मिशन को पूरा करने में असफल होते जाते हैं। जैसे अब टिकानी प्राइम पर बहुत वक्त गुजर चुका था और होतोन बूढ़ी हो गई थी। एक दिन जब बज मिशन पर थे तब वो वापस लौटकर अपने केबिन में आते हैं। उन्हें होतोन कहीं नजर नहीं आती। उन्हें वहाँ एक रिकॉर्डिंग टेप दिखाई देती है। उसे देखकर पता चलता है कि वो मरने से पहले एक रिकॉर्डिंग छोड़कर चली गई थी, जिससे होतोन को इस बात का अफसोस होता है कि वह बज के इस मिशन में उसे अकेला छोड़कर चली गई। वह उसे अपनी पोती से भी मिलवाती है। कमांडर होतोन के गुजरने के बाद उनके स्थान पर नए कमांडर केल बर्नसाइड आ जाते हैं। वह लाइट ईयर बस से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपने सारे मिशन को रोक दो, हम अब इसी ग्रह पर रहने वाले हैं और हम कीड़ों से बचने के लिए एक नई लेजर शील्ड बनाएंगे जो हमें हर खतरों से बचाएगी। ये बात कहकर कमांडर उसे अपने रूम से बाहर निकाल देते हैं। बज नाराज होकर अपने केबिन में चले जाते हैं। वहाँ सॉक्स उन्हें कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, क्योंकि मैंने तुम्हारी ईंधन वाली समस्या को हल कर लिया। बज सॉक्स से पूछता है कि तुमने ये सब कब किया। सॉक्स कहता है कि मुझे इसमें 62 साल 7 महीने और 5 दिन लगे। इतने में केल बर्नसाइड के अधिकारी सॉक्स को हमेशा के लिए बंद करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि सॉक्स बहुत ही टैलेंटेड रोबोट है। वह बज के किसी भी कार्य में मदद कर सकता था, लेकिन बर्नसाइड नहीं चाहते थे कि सॉक्स बज के कार्य में उसकी सहायता करे। सॉक्स ने हाइपर स्पीड क्रिस्टल के फॉर्मूले को हल कर लिया था, इसीलिए बज उसे टेस्ट करने के लिए हर साल में मिशन पर ले जाना चाहते थे। वह सॉक्स को लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं और अधिकारियों से छुपकर स्पेसशिप में आ जाते हैं। वहाँ सॉक्स के बनाए गए फॉर्मूले से कई मिश्रणों को मिलाकर हाइपर स्पीड क्रिस्टल का निर्माण कर लेते हैं, मगर तभी कमांडर के सैनिक उन्हें रोकने के लिए आते हैं, जिससे बज के हाथों से सॉक्स का लैपटॉप टूट जाता है जिसमें वो फॉर्मूला था। मगर बज ने उस फॉर्मूले से वो क्रिस्टल बना लिया था, इसीलिए वो छिपकर उसे टेस्ट करने के लिए शिप में आ जाते हैं और वो दोनों शिप से उड़ान भरते हैं। बज क्रिस्टल की मदद से हाइपर स्पीड हासिल कर लेता है, मगर जब वो वापस अपने प्लेनेट पर लौटते हैं तो उनकी शिप की स्पीड ज्यादा होने के कारण जमीन पर क्रैश हो जाती है। नीचे आने के बाद बज अपने स्टार कमांडर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाता, क्योंकि वो 22 साल 19 हफ्ते और 4 दिन बाद लौटे हैं। इतने में एक लेडी बज को पकड़कर साइड में ले जाती है और कहती है कि यहाँ तुम पर रोबोट नजर रख रहे हैं। वो रोबोट बज की शिप गायब करके ऊपर जर्ग शिप में ले आते हैं। बज के पूछने पर वो लेडी उसे बताती है कि तुम्हारी शिप को रोबोट ऊपर लेकर गए हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि वह लेडी लाइट ईयर बज को पहचान जाती है और ने बता देती है कि मैं एलिशा होतोन की पोती एजी होतोन हूँ। वह उसे गुफा की तरफ
ले जाती है और बच के पूछने पर उसे बताती है कि 1 सप्ताह पहले जर्ग शिप यहाँ आया था और उसने बेस कैंप के नागरिकों पर हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए कमांडर बर्नसाइड ने अपनी बनाई हुई लेजर शील्ड को तुरंत सक्रिय कर दिया, जिससे रोबोट लेजर शील्ड के अंदर नहीं घुस पाए, मगर रोबोट्स ने शील्ड के बाहर ही उनको घेर लिया। इसलिए लेजर शील्ड की वजह से बज और होथोर्न का बेस कैंप से संपर्क नहीं हो पाता। अब ईजी को एक पायलट मिल चुका होता है, वह बज को अपनी टीम से मिलवाती है। उसकी टीम में ऑटो पायलट मशीन के साथ एक सदस्य मो मॉरिसन और एक बुजुर्ग पैरल अपराधी डर्बी स्टील भी होती है, जो बॉम्ब बनाने में माहिर थी। ईजी बज को अपने प्लान के स्ट्रक्चर को दिखाती है, जिससे बज समझ जाता है और कहता है कि सबसे पहले हमें खलनायक जर्ग शिप को खत्म करना होगा, उसके बाद बेस कैंप में मौजूद सभी रोबोट्स को मारना होगा और हमारे टर्निप शिप में हाइपर क्रिस्टल को डालना होगा। उसके बाद हम अपना मिशन पूरा कर सकते हैं और सभी को घर ले जाएंगे। ईजी इस मिशन का नाम ऑपरेशन सरप्राइज पार्टी रखती है। बज अपने मिशन की तैयारी कर रहे होते हैं, अचानक एक रोबोट आता है और उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है और उसे ले जाने ही लगता है, लेकिन ईजी और उनकी टीम बज को छुड़ाने के लिए रोबोट पर हमला कर देती है। ईजी पास में रखी ट्रेनिंग गन से रोबोट को शूट करती है, मगर उस गन में बारूद न होने की वजह से रोबोट को कुछ नहीं होता। उसके बाद सोक्स रोबोट के सिर पर हमला करती है, लेकिन रोबोट उसे पकड़कर फेंक देता है और बज रोबोट के हाथ का जॉइंट निकाल देता है, जिससे उसका हाथ नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी रोबोट बज को नहीं छोड़ता। मगर मो मॉरिसन रोबोट के सिर पर तीर चला देता है, जिससे वह डैमेज होकर नीचे गिर जाता है। वही हमें दिखाया जाता है कि खलनायक जर्ग को पता चल जाता है कि उसके रोबोट को किसी ने खत्म कर दिया, इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आता है। वो खुद बज को ढूंढने के लिए अपने प्राइवेट शिप से नीचे की ओर जाता है। वहीं बज को पता चल जाता है कि ईजी की टीम के सभी सदस्य नौसिखिए हैं, उन्हें अच्छी तरह से हथियार चलाना नहीं आता, इसीलिए बज डिसीजन लेता है कि वो अकेला ही जर्ग शिप को खत्म करने जाएगा। मगर इसके लिए बज को एक शिप की जरूरत होती है, जिससे ऊपर मौजूद शिप तक पहुंच सके। वो टीम मेंबर से शिप तक जाने का रास्ता पूछता है, मगर ऑटो पायलट बज को रास्ता बताने में असमर्थ होता है, इसीलिए वो सभी शिप का रास्ता बताने के लिए उसके साथ चलते हैं और वह स्टोरेज डिपो तक पहुंच जाते हैं, जहां बज का एक्सेल 01 शिप रखा हुआ था। बज ईजी और उसकी टीम को हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने को कहता है। बज और सोक्स अंदर चले जाते हैं और ट्रक की चाबी ईजी को देना भूल जाते हैं। वहाँ बहुत सारे कीड़े होते हैं जो गहरी नींद में सो रहे होते हैं। वहाँ उन्हें अपना पुराना वाला सूट दिखाई देता है, वो उसे पहन लेते हैं। ईजी अपनी टीम के साथ अंदर चाबी लेने आ जाती है और मॉरिसन चाबी को उठाने लगता है, पर उसके हाथ से चाबी छूटकर नीचे गिर जाती है, जिससे चाबी में मौजूद बटन के दबने पर ट्रक का सायरन आवाज करने लग जाता है और कीड़ों को पता चल जाता है। वो उन पर हमला कर देते हैं। बज कीड़ों से बचने के लिए सबको सूट पहना देते हैं। वो उन्हें कहता है कि तुम लोग सामने वाले गेट से बाहर निकल जाना और मैं जाकर उस जर्ग शिप को तबाह कर दूंगा। यह कहकर बज और सोक्स सूट की मदद से अपने शिप में चले जाते हैं, मगर बज के मना करने के बावजूद ईजी और बाकी के टीम मेंबर्स कीड़ों से बचते हुए उनके पीछे पीछे शिप में आ पहुंचते हैं। कीड़े शिप को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अकेले काम करने के बावजूद भी ईजी की टीम गलती से उनके साथ मिशन में शामिल हो जाती है। बज अपने शिप और टीम के साथ ऊपर की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन जर्ग अपना पावरफुल शिप लेकर वहां पर आ जाता है और बज के शिप पर फायरिंग करने लगता है, जिससे बज का शिप प्लेनेट के डार्क साइड वाले इलाके की तरफ कंसोल माइन के पास क्रैश हो जाता है। जर्ग को अंधेरे की वजह से बज का शिप दिखाई नहीं देता और वहाँ से निकल जाता है। बज की शिप में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और शिप को वापस उड़ाने के लिए एक विद्युत उपकरण कोयल की जरूरत होती है। ईजी को आइडिया आता है कि पास में विद्युत उपकरणों की खदान है, जिसमें से हम कोयल हासिल कर सकते हैं। वो सब वहाँ जाते हैं और सोक्स की मदद से कोयल को ढूंढ लेते हैं, लेकिन गलती से मॉरिसन के द्वारा एक बटन दब जाता है, जिससे वो सभी एक रेड जोन में कैद हो जाते हैं। मगर ईजी के इंटेलिजेंट होने की वजह से सब एक साथ मिलकर पावर सोर्स को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे कैप्चर कॉन का संबंध पावर सोर्स से टूट जाता है। लेकिन वहाँ ब्लास्ट होने की वजह से धमाका होता है और छत नीचे गिरने लगती है। बज के हाथों से कोयल छूट जाती है। वो उसे लेने जाता है, मगर तभी वो डेक नीचे गिरने लगता है, मगर वक्त रहते बज छलांग लगा लेता है, जिससे एजी हाथ पकड़कर उसे बचा लेती है। वो वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन खलनायक जर्ग वहाँ पर आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। बज सबको शिप में जाने कहता है और वो खुद उससे बचने के लिए दौड़ता हुआ आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन आगे रास्ता नहीं होने की वजह से वो रुक जाता है और खलनायक जर्ग उसे अपने साथ चलने कहता है।
है। इतने में मॉरिसन खलनायक जर्ग पर तोप से हमला कर देता है, जिससे वो थोड़े समय के लिए डीएक्टिवेट हो जाता है। बज, इजी और उनकी टीम यहाँ से भाग निकलती है। वहीं खलनायक जर्ग बज को पकड़ने के लिए अपने सभी रोबोट्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उनके पीछे पड़ जाते हैं। इधर सोक्स विद्युत कोयल को शिप में इंस्टॉल करती है और बज मॉरिसन और डार्बी को रोबोट से फाइट करने को कहते हैं। वो एक एक करके रोबोट की छुट्टी करने लग जाते हैं, मगर इजी की गलती की वजह से उनका शिप जमीन की सतह पर आकर गिर जाता है और उसमें से हाइपर स्पीड क्रिस्टल बाहर निकल कर आता है। इधर रोबोट क्रिस्टल को जग शिप में ले जाते हैं। इससे बज को बहुत दुख होता है, क्योंकि क्रिस्टल को हासिल करने में उसने सालों मेहनत की थी और वो कहीं एकांत में जाने लगता है। मगर खलनायक जग वहाँ पर आ जाता है और उसे पकड़कर अपने शिप में ले जाता है। वही हमें दिखाया जाता है कि खलनायक जग अपना कवच खोलता है, वह हूबहू बज के जैसा दिखाई देता है। यहाँ पर जग उसे बताता है कि वह उसके 50 साल के बाद का लाइट ईयर है। उसने भी स्टार कमांड से प्लेन चुराकर हाइपर स्पीड को हासिल कर लिया था, लेकिन वापस आने के बाद स्टार कमांड ने उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया, जिससे बचने के लिए वह वहाँ से भाग गया और वह स्पेस में जाने के बाद हाइपर स्पीड से बहुत तेजी से आगे बढ़ता गया। सदियों तक अंतरिक्ष में आगे बढ़ने पर उसने पाया कि वह एक ऐसे प्लेनेट पर पहुंच गया जहां का फ्यूचर और टेक्नोलॉजी बहुत आगे की थी। इसीलिए उसके दिमाग में यह विचार आया कि हाइपर स्पीड क्रिस्टल की मदद से समय के आगे जाया जा सकता है, तो समय के पीछे भी जाया जा सकता है। वह बस से कहता है कि समय मेरे कंट्रोल में है। बज भी जग की बात मान जाता है, क्योंकि जब वह टाइम के पीछे चला जाएगा तब वो उस प्लेनेट पर कभी भी लैंड नहीं कर पाएंगे जिस पर वो अभी फंसे हुए थे। वो उस पहाड़ से कभी नहीं टकराएंगे और उनका मिशन कभी फेल ही नहीं होगा। वो अपना मिशन जारी रख पाएंगे, मगर इस कार्य के लिए उसे बज के क्रिस्टल की जरूरत होती है, क्योंकि जग के पास वाला क्रिस्टल समय में बहुत ट्रेवल करने की वजह से खत्म हो गया था और अब बज जग की मदद करने लग जाता है। मगर उसे वहाँ अलीशा ओतन की तस्वीर दिखाई देती है और कुछ पल के लिए वो भावुक हो जाता है और सोचता है कि अगर उसने जग का साथ दिया तो अलीशा को कभी उसकी फैमिली और इजी नहीं मिल पाएगी। और बज अपना डिसीजन बदल लेता है कि वो जग को इसके बारे में थोड़ा सोचने को कहता है और वो क्रिस्टल को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, परंतु उसे वहाँ से जाने नहीं दिया जाता। वही हमें इजी को दिखाया जाता है, जो इस बात का अफसोस कर रही होती है कि उसकी वजह से यह सब हुआ। अचानक उसकी नजर शिप पर लगे जग के डिवाइस पर जाती है, जिसकी मदद से जग के रोबोट चीजों को शिप पर लेकर जाते थे। इजी सभी को शिप में आने को कहती है और उस बटन को दबा देती है, जिससे शिप और सभी सदस्य अंतरिक्ष में मौजूद जग शिप में चले जाते हैं। इधर जग बज को पकड़ लेते हैं और उनसे क्रिस्टल को छुड़ा लेते हैं। बज जग से कहता है कि तुम्हारे इस काम से कई परिवार अलग हो जाएंगे, क्योंकि जिंदगी खत्म हो जाएगी जो उन्होंने जी है। मुझसे मेरे दोस्त अलग हो जाएंगे। मगर जग नहीं सुनता और क्रिस्टल को शिप के इंजन में इंस्टॉल करने लग जाता है। पर जग का सोक्स रोबोट वहाँ जाता है, जो जग को बेहोश कर देता है, क्योंकि उसे अब नया बज अच्छा लगने लग जाता है और वो बज को कंट्रोल रूम में ले जाता है। मगर बज इस शिप को चलाना नहीं जानते थे और वहाँ वो अपने ऑटो पायलट इवान की मदद से सेल्फ डिस्ट्रॉय मोड ऑन कर देते हैं और 2 मिनट का टाइमर सेट कर देते हैं। मगर खलनायक जग वहाँ जाते हैं और सोक्स को अपने पैरों से कुचल देता है और बज को जोर से पंच मारता है, जिससे वह दूर जाकर कंट्रोल मशीन पर गिर जाता है, जिसके डैमेज हो जाने से कंट्रोल रूम में आर्टिफिशियल ग्रेविटी खत्म हो जाती है, जिससे सब उड़ने लगते हैं। इधर इजी, मॉरिसन और डार्बी भी यहाँ पर पहुँच जाती है और सोक्स की मदद से बज को ढूंढती है, मगर उन्हें ढूंढ नहीं पाती क्योंकि वो शिप के दूसरी तरफ होते हैं। वहीं हमें बज को दिखाया जाता है, जो अपने हाइपर स्पीड क्रिस्टल को बचाने के लिए जग से सामना कर रहा होता है, मगर वो अकेला जग से सामना नहीं कर सकता। उसे इजी की सख्त जरूरत होती है। इधर इजी और सोक्स बज की मदद करने के लिए अंतरिक्ष में छलांग लगा देती है। जज बज के ऊपर अपनी गन से अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए बज वहाँ से भाग रहा होता है और जर्ग सेल्फ डिस्ट्रॉय मोड को रोककर बज को मारने ही वाला था, मगर इजी वहाँ पर आ जाती है और पास में रखी गन को बज की तरफ फेंक कर उसे दे देती है, जिससे बज जर्ग के हाथ पर गन से वार कर देता है और वापस से सेल्फ डिस्ट्रॉय मोड को ऑन करके वहाँ से निकल जाता है। वो शिप में बैठने वाले थे कि सेल्फ डिस्ट्रॉय मोड की वजह से वहाँ धमाका हो जाता है और बज अपने क्रिस्टल के साथ नीचे अंतरिक्ष में गिर जाते हैं, जिससे वो अंतरिक्ष में उड़ रहे एक शिप से टकरा जाते हैं और उस शिप में अपना क्रिस्टल लगाकर उसे बचाने लग जाते हैं। बज समझते हैं कि उन्होंने जग को खत्म कर दिया, मगर जग बच जाता है और बज की शिप से क्रिस्टल को निकाल लेता है और उसकी शिप के इंजन को डैमेज कर देता है। वो बज से कहता है कि वह अपने मिशन को पूरा करके सम्मान
सामान के साथ घर लौटेगा। वही हमें इजी को दिखाया जाता है जो सोक्स की मदद से शिप को लेकर नीचे की ओर निकल पड़ी है। इधर जग मिसाइल से बच को बचाने वाले थे, मगर वो अपने शिप से बाहर निकलकर जग के हाथ में लगे क्रिस्टल पर गन से अटैक करते हैं, जिससे क्रिस्टल पूरी तरीके से धमाके का रूप ले लेता है और खलनायक जग मारा जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इजी और सभी सदस्य जमीन की सतह पर तेज गति से गिर रहे होते हैं और वो क्रैश होने वाले थे, मगर बज अपने सूट की मदद से उनके पास पहुंच जाता है और उन्हें बचा लेता है और अब वो अपने ग्रह पर लौट आते हैं। मगर उनके क्रिस्टल का उपयोग खलनायक जग को मारने में हो गया है, इसीलिए वो इसी ग्रह पर हमेशा के लिए रहने का डिसीजन करते हैं। और हमें आगे दिखाया जाता है कि कमांडर बर्नसाइड अपनी सेना के साथ उनके पास आ जाते हैं, मगर इस बार वो बज को अरेस्ट नहीं करते बल्कि उसे एक ऑफर देते हैं। वह उसे कहते हैं कि तुम एक बार फिर से स्पेस रेंजर बनो और उनके लिए एक स्पेस रेंजर टीम तैयार करो, मगर बज उनके ऑफर को मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से ही इजी, मॉरिसन, डार्बी और सोक्स को अपनी टीम में चुन लिया था। और इस तरह बर्नसाइड भी बज की टीम को स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें अपने ग्रह को बाहर के घुसपैठियों से सुरक्षा के लिए एक नए मिशन पर भेज देते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि बज इतना फेमस क्यों था और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।